ये आपने हमको शरद पवार का वर्तमान बताया है या अजीत पवार का भविष्य बताया है? आपने ये बताया कि देखो, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, और इसमें आप करीब हमें 40 साल 50 साल पीछे ले गए, जिस समय के आप कालखंड की बात कर रहे हैं, और आपने हमें बड़ी भावुकतापूर्ण तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि देखो, शरद पवार जितने भी मंझे हुए राजनेता हैं, पर उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था। पीठ में छुरा का मतलब विश्वासघात किया था, और व्यक्ति को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। तो अजीत पवार ने, समय हम ये पाए, शरद पवार की पीठ में छुरा घोंप दिया। तो आप बता रहे हैं कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। तो अभी आपके जो सहयोगी हैं अजीत पवार, उनके भविष्य को लेकर आप इतना ज्यादा डरा रहे हैं। सलीम साहब से आपकी ऐसी क्या नाराजगी है, थोड़ा बताइए। हम बात तो यूं शरद पवार पे करना चाह रहे थे, पर आप तो हमें अजीत पवार पर ले गए भाई। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो बार बार हर सवाल पे प्रत्यय दे रहे हैं कि आपकी संपादकीय गुणों की क्या तो हम तारीफ करें। देखिए, हम साथ में हैं, और आदरणीय अजीत दादा पवार ने जनता में जाकर के अब अपने एमएलए चुने हैं। एक बात इसमें फर्क समझिए। उस समय शरद पवार साहब डर करके फिर से कांग्रेस में चले गए थे। दादा फिर से कांग्रेस में नहीं गए, दादा जनता के पास गए, और जनता से दादा ने कहा और शिंदे साहब ने कहा कि क्या हमने गलती करी है? तो महाराष्ट्र की जनता ने उनको जवाब में इतनी सारी सीटें दी, जीत दी, और कहा कि आप सही थे, जिन्होंने विचारों के साथ गद्दारी की, हम उनके साथ नहीं। देखो, थोड़ा अंतर है ना। देखो, अजीत पवार ने पहले गद्दारी की, फिर वो वापस चले गए थे एनसीपी में। आप भूल गए, 80 घंटे बाद ही चले गए थे। शरद पवार को तो बहुत समय लगा था कांग्रेस में वापस आने में, लेकिन अजीत पवार ने इतना समय खराब नहीं किया था। फिर अजीत पवार ने ऐसे ही किया। विश्वास जिन पे था, उन्होंने फिर विश्वास तोड़ दिया। तो थोड़ा फिर से बताइए, क्या कहते हैं आप? जब तक आपके साथ हैं तब तक सेफ हैं। अगर दाएं बाएं जाने की कोशिश की अजीत पवार ने तो अनसेफ हो जाएंगे। आजकल नारा चल रहा है, एक हैं तो सेफ हैं। नहीं आदरणीय हिमांशु जी, मैं आपसे फिर बारंबार वही कह रहा हूं जी। अगर 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 ये आपने जो जिन शब्दों का चयन आपने किया है, ये विरोधी पार्टियां भी वही कह रही थी, गद्दार, खोके, ये सारे जो शब्द है जी, ये शब्द महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आए, और इनको गद्दार कब कहा जाए? डॉक्टर साहब, आप एक बात देखिए कि हम डेमोक्रेसी में इन मुद्दों को लेकर, अब ये मुद्दे कालबाह्य है। आपके ये मुद्दे मैं जरूर सुनता इलेक्शन के पहले, पर अब इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया। मुझे लगता है अब ये चर्चा करने का कोई नहीं, इसमें हम चर्चा नहीं कर रहे। हम तो, आपने एक टिप्पणी की थी कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तो मैं अजीत पवार जी के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया था। भावुक व्यक्ति हूं ना, थोड़ी चिंता हो जाती है। पर अभी अपन इस पर वापस आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या शरद पवार जो चुनाव प्रचार के दौरान ये संकेत दे रहे थे कि अब वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, चुनावी राजनीति से खासतौर पर, राज्यसभा के तौर पर भी अब आगे न रहने की उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, क्या आपको लगता है कि इस हार ने, इस शिकस्त ने, इस पराजय ने शरद पवार को एक बार फिर राजनीति में बने रहने के लिए मजबूर कर दिया है? जिस प्रकार से शरद पवार की जुझारू वृत्ति अतीत में रही है, क्या चौहान साहब आप मानते हैं कि शरद पवार एक बार फिर अपने आप को आजमाएंगे, एक फिर बार जनता के बीच जाना चाहेंगे, और एक बार फिर राख के ढेर से खड़ा होने की कोशिश करेंगे? क्या कहते हैं जी चौहान साहब? डॉक्टर साहब, मैं 16 साल मेनस्ट्रीम जर्नलिस्ट रहा हूं, मैं भी संपादक रहा हूं। तो पहले तो मैं पत्रकार के तौर पर अपनी राय आपको बता देता हूं, क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी राय क्या हो सकती है इसका अंदाजा आपको है। देखिए, शरद पवार जी पूरे देश की राजनीति में इसके लिए फेमस है कि जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है जी। तो हर बार, मतलब जब वो पहली बार बारामती की सीट से जीते, तो वो भी ऐसा था कि वो काकड़े फैमिली के पास सीट थी, कैसे आई अब वो मुझे हिस्ट्री में नहीं जाना, क्योंकि मुझे इतिहास बड़े अच्छी तरीके से पता है। पर शुरू से जी, मैं आपको बता दूं कि जो आदरणीय पवार साहब जो बोलते हैं वो करते नहीं, इसलिए ऐसी उनकी ख्याति है। तो एक पत्रकार के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पवार